बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर होगा फैसला। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर सीईसी मीटिंग से कबल हुई अहम मीटिंग। लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का एनडीए के साथ ही रहने का फैसला। तहम पार्टी बिहार इंतखाबात में तनहा लड़ेगी चुनाव। इंतखाबी मैदान में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का भी किया फैसला। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ज़री इस्लाह के 3 बिलों से बदलने वाला है खेती का मुस्तकबिल। गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावड़ेकर ने कहा, ज़री इस्लाहात के लिए कवानीन के जरिए भारत बनेगा एक मुल्क एक बाजार। मरकजी वजीर ने ज़री बिलों के तहत कांग्रेस और दीगर पार्टियों पर गुमराही फैलाने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सभी को कोविड-19 की वैक्सीन फराहम कराना सरकार की अव्वलीन तरजीह। जनवरी से अक्टूबर के दौरान 7,78,50,000 से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों की हुई जांच। कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाबी की शरह हुई 84%, 13%। कोरोना मुतासिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत हो रही है बेहतर। उन्हें दी जा रही है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हटाई गई। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,51,00,000 से तजावुज़। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैज़ी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार इंतखाबात से मुताल्लिक़ ख़बरों से, क्योंकि बिहार इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आज बीजेपी की मरकज़ी इंतखाबी कमेटी की शाम को पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में मुजव्वज़ा मीटिंग भी होनी है। मीटिंग में बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर गौर करेगी। इससे कबल दिल्ली और पटना में पार्टी रहनुमाओं के दरमियान कई दौर की मीटिंग हुई। बिहार में पहले दौर की वोटिंग के लिए 71 असेंबली सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कागजात नामजदगी 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं, जिसकी आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है, जबकि कागजात वापस लाने की तारीख 12 अक्टूबर है। 3 मरहले में होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय, बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी, बीजेपी लीडर भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। और बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इस सिलसिले में मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है तमाम पार्टियों के ज़रिए। बिहार की मतलब बीजेपी की भी जो बिहार में मीटिंग हुई और दिल्ली में भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। एलजेपी की भी मीटिंग हुई है। कल महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हो रही थी और वो सिलसिला चल रहा था। इस सिलसिले में ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से। दिल्ली में आज मीटिंगों का सिलसिला जारी है और क्या कुछ आपके पास ताज़ा मालूमात है असेंबली इंतखाबात को लेकर, अगर हम बात करें बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर? इस वक्त आप जी शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी में प्रेस वार्ता चल रही है। इसमें एक बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। आप इस वक्त देख रहे होंगे जो भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव हैं, वो श्रेयसी सिंह जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है और एक विजेता रही है, खिलाड़ी हैं, उनकी ज्वाइनिंग आज बीजेपी में विधिवत की कराई जा रही है। जानते हैं कि आज दिन भर बैठकों का दौर रहा। बिहार चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मैराथन बैठकों का दौर चला और उसके बाद खबर यह आई कि एक सहमति बनी है बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम होगी, उसमें जो पहली सूची है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा।
शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार इंतखाबात को लेकर जो एनडीए के दो ग्रुप बन गए हैं, एक तरह से देखें जिस तरह से महागठबंधन में पहले फूट पड़ गई थी, अभी एलजेपी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी कहा गया है कि एलजेपी एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में वो जो है अलग इंतखाबात लड़ेगी, लेकिन इंतखाबात के बाद वो एनडीए को ही सपोर्ट करेगी और एनडीए के साथ मिलकर ही या बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएगी। वो उसका कहना है एलजेपी का कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार से उनके जो है उनकी पार्टी से उनके जो है पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देखते आ रहे थे। ऐसे में जो है इन मीटिंगों का या ये यहाँ जो बीजेपी के सीटों का ऐलान होना है उसके लेकर किस तरह की आपके पास जानकारियाँ हैं? बिल्कुल जानते हैं, एलजेपी ने फैसला किया है एक तरह से जेडीयू के साथ चुनाव न लड़ने का। बीजेपी की जो बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, इसमें जो पहली सूची है उसको अंतिम रूप दिया जाना है। पहले ही इस तरह की बातें सामने आ रही थी लगातार। और शैलेंद्र, हम आपसे बाद में भी अभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी मुख्यालय हम आपको लिए चलते हैं जहां के बिहार इंतखाबात को लेकर खास करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम आपको आइए वहां ले चलते हैं बराह रास्त। हमारे बिहार के विधानमंडल दल के नेता श्री प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मेरे साथी श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के प्रमुख श्री संजय मयूख जी, हम सब श्रेयसी सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत करते हैं और हम निश्चित रूप से ये आशा करेंगे कि वो अपने सक्षम, युवा, उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व के द्वारा आने वाले समय में लोगों का सेवा करेंगी, नेतृत्व करेंगी और एक आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अपना योगदान भी देंगी। पुनः मैं पूरी पार्टी की ओर से आज उनको भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब आप 2 मिनट कुछ 2 मिनट मेरा सादर अनुरोध है श्रेयसी सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। मंच पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मीडिया में आए सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए पुतुल कुमारी जी जो आज हमारे साथ मंच पर हैं, अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज भाजपा में अपनी सदस्यता ग्रहण करती हूँ। आज मेरी सदस्यता ग्रहण करने का एक मुख्य कारण है कि मुझे अपने पिताजी दादा दिग्विजय सिंह के अधूरे सपने को आगे बढ़ाना है। आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि कुछ क्षणों का मौन मेरे पिताजी को याद करते हुए रखें मेरे साथ। शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में मैं उनके साथ हूँ और मेरी जितना क्षमता हो सकती है मैं उस क्षमता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगी और बिहार को एक पूर्ण विकसित राज्य बनाने में उनका हाथ मजबूत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बीजेपी सदर दफ्तर से, जहां श्रेयसी सिंह ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत को कबूल किया है। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे इस मसले पर भी। बिहार में जो है असेंबली इंतखाबात को लेकर शैलेंद्र अगर कहें तो हम सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, उसी का एक हिस्सा ये भी था। श्रेयसी सिंह को देखा हमने कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, और क्या क्या जानकारियाँ आपके पास इंतखाबात में सीटों के बंटवारे को लेकर अगर हम खास तौर पे कहें तो? बिल्कुल, हम जानते हैं कि अभी आपने देखा श्रेयसी सिंह जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, उन्होंने सदस्यता ली है भाजपा की। पुतुल सिंह उनकी मां साथ में मौजूद थी। इस समय पे बीजेपी की रणनीति अंतिम रूप देने के लिए हम जानते हैं कि दिन भर बैठकों का दौर चला और एक तरह से मोटे तौर पर सहमति बनी है जेडीयू के साथ सीट बंटवारे को लेकर। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक
अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है, उसमें उम्मीद यही है कि जो पहली सूची है, जो कम से कम जो पहले चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर देगी, तय कर लेगी, और उसके बाद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान आज देर रात या फिर कल कर दिया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, जेडीयू या बीजेपी, इसको लेकर भी खाका तैयार कर लिया गया है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार असेंबली इंतखाबात से मुतालिक जानकारी दे रहे थे हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्र। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड की आज मीटिंग हुई। मीटिंग में एलजेपी ने कौमी सतह पर असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद में मौजूद जेडीयू से नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से बिहार में इत्तेहाद से अलहदा इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी ने कहा है कि कौमी सतह पर बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी का इत्तेहाद मजबूत है। और मज़ीद जानकारी के लिए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे धीरज कुमार से। धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी पूरी तरह से अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो अलग लड़ेगी, मतलब एनडीए से अलग होकर वो बिहार चुनाव में आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उसका जो केंद्र में है या मरकज़ में हम कहें वो उनका सपोर्ट जारी रहेगा, वो गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन बिहार में चूँकि इनके दोनों के नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, इस वजह से वो अलग इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, अगर अभी तक 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एलजेपी बीजेपी के साथ तो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जदयू के मुद्दे पर वो उनके साथ नहीं जाना चाहती है, और वही जो फैसला हुआ उस फैसले की घड़ी अब समाप्त हो गई है। और अभी जो एलजेपी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई है यहाँ पे 12 जनपद पे, और उस मीटिंग में ये फैसला आया है कि लोजपा जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो उनका गठबंधन है वो उनके साथ वो नहीं रहेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश जी, वो भी आज ये जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में मैं भी और ये हम दोनों साथ में मौजूद थे। राजेश जी, आपसे हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो आधिकारिक जो प्रेस रिलीज जो एलजेपी ने जारी किया है, उस प्रेस रिलीज में क्या है? देखिए धीरज, जो प्रेस रिलीज का सबसे जो लब्बो लुआब है वो यही कि जो चिराग पासवान ने एक तरफ कहा है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो उनके सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि प्रेस रिलीज में इस बात का उल्लेख बिल्कुल नहीं है कि 143 पर लोजपा उतरेगी, लेकिन इस बात का स्पष्ट उल्लेख उसमें है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है उसके प्रति आस्था व्यक्त की गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोजपा चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, यानी जेडीयू से अदावत और बीजेपी से मोहब्बत। और विजन डॉक्यूमेंट लागू करने की जो बात उन्होंने की है उसमें कहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट को लागू करवाना जो अगली सरकार होगी उस सरकार के द्वारा उसे लागू करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और आपको याद होगा कि चिराग पासवान 6 महीने पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्लोगन के साथ बिहार के गलियों में जाकर के वो घूम रहे थे, और बीच में ही लॉकडाउन की वजह से उनकी जो यात्रा थी उस यात्रा को स्थगित करनी पड़ी थी। रिस्पांस अच्छा मिला था, इसलिए चिराग पासवान उस रिस्पांस से उत्साहित होकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन उस प्रेस रिलीज में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो अगली सरकार बिहार में बनेगी उसमें बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये उनको समर्थन करेंगे, और भारत सरकार के साथ उनका जो समझौता है वो कंटिन्यू करेगा। जी, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ जो उनका जो गठबंधन है, जो वो समझौता है, वो समझौता बरकरार रहेगा। जी धीरज, बिहार में चूंकि बिहार की राजनीति पे, बिहार की सियासत पे आप दोनों की भी गहरी नज़र रहती है। बिहार में अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टियों के कई गठबंधन जो थे वो टूटे हैं। गठबंधन से अलग अलग पार्टियां अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। इसमें चूंकि आप लोग बिहार की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, ऐसे में बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार असेंबली इंतखाबात की बात करें, तो किस रुख जा रहा है ये? जी देखिए, जो राजेश जी जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल में यह है कि जो
पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से गठबंधन किया है, पहले की स्थिति नहीं है। अगर आप लोजपा की बात कर लें या पप्पू यादव की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें और उनके साथ जदयू की बात कर लें, तो क्या रहेगी स्थिति, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या हम बीजेपी जदयू की बात करें। अब तो पिक्चर एक तरीके से साफ है, स्थिति क्या होगी, कैसे ये तस्वीर जो है वो साफ होगी। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है धीरज वो ये कि बिहार में ये पहला चुनाव होगा जो पूरे कोरोना संकट काल में ये पहला देश का चुनाव होगा जिसमें तमाम तरह के एहतियात होंगे। पत्रकारों के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे, रैलियां नहीं होंगी। जो बिहार अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है वो फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद बिहार का जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल पंडित ये कयास लगा रहे थे कि ये चुनाव बहुत नीरस होगा, लेकिन जिस तरीके से सीटों के समझौते को लेकर महागठबंधन और एनडीए में जो रस्साकसी देखने को मिली है उससे चुनाव इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो नए नए गठबंधन उभर कर सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से प्रत्याशियों की एक भीड़ देखने को मिलेगी। महागठबंधन में भी कई धड़े हो गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी या फिर पप्पू यादव, इनका एक गठबंधन बन रहा है। फिर एक तरफ जदयू और भाजपा गठबंधन में होगी। जीतन राम मांझी को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, जेडीयू के साथ वो जाते हैं, जेडीयू उन्हें सीट देती है या फिर बीजेपी उसे एकोमोडेट करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार अपने जिस फ्लेवर के लिए जाना जाता है वो फ्लेवर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भले ही हेलीकॉप्टर न उतरे, रैलियां न हो, लेकिन चुनाव का रंग वैसा ही रहेगा। दुनिया भर के मुल्क के जो मीडिया कर्मी हैं वो आएंगे कवर करने के लिए इसको। और बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए भी होगा कि जदयू और बीजेपी 2010 में 206 सीट लेकर बड़े बहुमत के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। तो शायद नीतीश कुमार के दिमाग में ये चल रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर जब 206 सीट ला सकते हैं। आरजेडी 22 सीट पर 2010 में पैक हो गई थी और 3 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को आई थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में जरूर चल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है 2009 में भी 40 में 32 सीट, 2010 में 206 सीट और 2019 में जब ये तीनों मिलकर लड़े तो 39 सीट के साथ एक बड़ी कामयाबी के साथ ये सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसी तरह का इलेक्शन होगा। हालांकि कोरोना के बीच कहा जा रहा था कि बिहार इलेक्शन जो है कुछ मान सा पड़ेगा, लेकिन नहीं, बिहार की सियासत का, जैसा आप दोनों ने भी बताया, बिहार में इलेक्शन का रंग जो है उसी तरह से नजर आएगा जो पहले नजर आता था। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश राज आपका और धीरज कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ज़री इस्लाह के तीनों बिलों से ज़राअत का मुस्तकबिल रोशन होने वाला है। गोवा दौरे पर जावड़ेकर ने न्यू इंडिया न्यू मैगजीन का इजरा किया। इजरा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ज़री इस्लाहात के कवानीन के जरिए भारत एक मुल्क एक बाजार बनेगा। पहला भ्रम यह है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। और मरकजी वजीर ने कांग्रेस और दीगर जमातों पर ज़री क़वानीन पर गलतफहमी फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और सरकारी ख़रीद भी जारी है। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इफ़्फी के इनेकाद की नई तारीख की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी के दरमियान इफ़्फी प्रोग्राम का इनेकाद होगा। और मरकजी वजीर साहब डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन से मुतालिक भारत सरकार के मंसूबे की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सबको वैक्सीन फराहम हो, यही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। साथ ही उन्होंने कहा कि वजारत सेहत तमाम रियासतों के साथ मिलकर अक्टूबर के आखिर तक एक खाका तैयार कर लेगी जिसके जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October
To complete this humongous exercise, states are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure which will be required down to the block level. कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और बहबूद कुंबा की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर अफराद में अब तक 55,09,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतमंद होने की शरह बढ़कर 84.13% हो गई है। मुल्क में कोविड से मरने वालों की शरह कम होकर 1.55% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,260 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व बहबूद कुंबा ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर तक कुल 7 करोड़ से ज़्यादा जांच की गई। सेहत व बहबूद कुंबा की वज़ारत ने ट्वीट किया कि एक ग्राफिक्स चार्ट के ज़रिए से इसे उजागर भी उन्होंने किया है। चार्ट के मुताबिक जहां 23 सितंबर तक 6,62,79,462 टेस्ट किए गए हैं, वहीं 3 अक्टूबर तक 7,78,00,000 से 50,403 नमूनों की जाँच की गई है। साथ ही पॉजिटिव मामलों की शरह में भी कमी आई है। और ख़बर केरल से है। केरल के कोची में आज सुबह तकरीबन 7 बजे बहरिया का एक पावर ग्राइडेड मामूल के परवास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में लेफ्टिनेंट राजीव झा और पीटी अफसर सुनील कुमार की मौत हो गई। इत्तला के मुताबिक हादसा बहरिया के बेस के पास थोपियोडी पुल के करीब हुआ है। हादसे का शिकार हुए पावर ग्लाइडर ने INS ग्रोवर से परवास किया था। जनूबी बहरिया कमान ने हादसे की जांच का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी कौम परस्त श्याम जी कृष्ण वर्मा के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम पेश किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा निडर और बेलौस थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ख़ुद को वक्फ़ किया और कई कौम परस्तों को तहरीक दी। उनके यौम पैदाइश पर सलाम। हम अपने मुल्क की खातिर उनके नज़रियात को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा सख्त मेहनत करेंगे। इसी सिलसिले में नीदरलैंड के इंसाफ और सलामती के वज़ीर फर्डिनेंड के ग्रोहर पास ने महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने दिखाया कि आप पुरअमन मुजाहरा और बातचीत के ज़रिए एक मुतशद्दिद जालिम को भी शिकस्त दे सकते हैं। जंग आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी की मुल्कगिर तहरीक का एक बड़ा मरकज़ मुंबई में वाक़े मनी भवन था। इस ईस्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हो या फिर स्वदेशी तहरीक, गांधी स्ट्रेटेजिक किला इसी जगह पर को माना गया है। आज भी मनी भवन में गांधी से मुतालिक वो तमाम यादें महफूज हैं जो मुल्क और दुनिया को उस वक्त की एक तस्वीर से रूबरू कराती हैं। मुंबई के कल्ब में वाक़ई ये मनी भवन गांधी की तहरीकों से लेकर उनकी गिरफ्तारी की तमाम कहानियां और दास्तानें खुद में समोए हुए है। इसी जगह को गांधी का सदर दफ्तर भी माना जाता है क्योंकि 1917 से 1934 के दरमियान महात्मा गांधी जब भी महाराष्ट्र आते थे तो यही उनका पता होता था। 1917 ही वो साल था जब गांधी ने चरखे के सहारे कौम को आत्मनिर्भर यानी खुद कफील और स्वदेशी का एक पैगाम दिया था जो काफी असरदार रहा। आज भी यहाँ गांधी का वो चरखा मौजूद है जिसके सहारे वो कताई करते थे। इसके अलावा जिस जगह वो मीटिंगें करते थे और जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन सब जगहों को तस्वीरों के जरिए यहाँ दिखाया गया है। आज यह मणि भवन देश विदेश के प्रवासियों को आकर्षित करता है, बड़े बड़े नेताओं को आकर्षित करता है, विद्यार्थियों को आकर्षित करता है, साधारण जनता को आकर्षित करता है। यहाँ तक कि हमारी पंचायत की बहनें भी यहाँ आती हैं और वह सीधा संबंध गांधी जी के साथ जोड़ देती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि गांधी जी गांवों की उन्नति चाहते थे। गांधी के उसूलों और उनके दिखाए रास्तों पर लोगों को चलने के लिए तरकीब देने का काम आज भी यहाँ मणि भवन से जुड़े लोग कर रहे हैं, चाहे वो सफाई सुथराई यानी स्वच्छता की बात हो या खुद कफील होने की।
तमाम प्रोग्रामों के जरिए गांधी के नजरियात की तरसील का काम यहाँ अलग अलग सरगर्मियों के जरिए किया जा रहा है। हम गाँवों में महिलाओं के लिए सक्षमीकरण योजनाएं चला रहे हैं और स्वच्छतेतुन आर्थिक क्रांति ऐसा करके हम कचरा, उसमें से गीला कचरा ओला कचरा में से हम खत बनाते हैं और महिलाओं, उसके लिए गांव भी स्वच्छ हो जाता है और महिलाओं को भी आर्थिक मदद मिल जाती है। आदिवासी बच्चों के लिए हम आश्रम शाला चला रहे हैं और उसमें हम गांधी जी का रचनात्मक कार्य किस प्रकार का था वो बच्चों को हम शिक्षण दे रहे हैं। मणि भवन को देखने हर साल मुल्क और दुनिया से लोग आते हैं। नोबेल अमन अवार्ड याफ्ता अमरीकी सदर बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर समेत कई हस्तियां अब तक यहां गांधी को महसूस करने के लिए आ चुकी हैं। मुंबई से कमलाकर जगताप के साथ योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मुल्क भर में जंगली हयात का हफ्ता 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जंगली हयात के बारे में बच्चों में बेदारी लाने के लिए वाराणसी में महकमा जंगलात ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की ये खास रिपोर्ट। आम लोगों में जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के तई बेदारी पैदा करने के मकसद से वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया जा रहा है। वाराणसी में वाक़ई सारनाथ के डियर पार्क में महकमा जंगलात ने स्कूली बच्चों को जंगली जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाइल्ड लाइफ हफ्ते का इनेकाद 1 से 7 अक्टूबर के दरमियान किया जा रहा है। इस दौरान तलबा के लिए फन मुसव्वरी और डिबेट मुसाबकों का इनेकाद किया जा रहा है। पूरे हफ्ते भर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से हैं और कुछ कार्यक्रम हम लोग जो हैं वो गूगल अर्थ के माध्यम से भी ले रहे हैं। डियर पार्क में आए बच्चे भी जंगली जानवरों के बारे में जानकारी पाकर काफी खुश नजर आए। उन्हें जंगली जानवरों के रहन सहन और दोनोश की जानकारी भी मिली। साथ ही उन्होंने जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस वन्य प्राणी सप्ताह का यहाँ पे आने का यही उद्देश्य है कि हमें कैसे पशु पक्षियों के बारे में जानना चाहिए और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, ये हैं तभी हमें। महकमा जंगलात की इस पहल से जहां तलबा को जंगली जानवरों के बारे में जानकारी मिल रही है, वहीं वो इन जानवरों के तहफ्फुज़ और माहौलियाती तहफ्फुज़ के तई भी बेदार हो रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह सबके लिए है। यहाँ का फॉरेस्ट विभाग बच्चों को बुलाकर कैसे वन को संरक्षित रखें, कैसे पशु पक्षियों को संरक्षित रखें, इसकी जानकारी दे रहा है। कैमरा पर्सन शिवम सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी, सारनाथ। कोरोना से मुतासिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बुखार न आने के बाद से सेहत में मुसलसल उनकी सेहत बेहतर हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप को दी जा रही सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। उन्हें रेमडेसिविर दवाओं की दूसरी खुराक दी गई है। कल दोपहर में ट्रंप ने बगैर किसी दिक्कत के अपने सारे काम किए। ट्रंप का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही, लेकिन सुबह 9 बजे आप उर्दू खबरनामा देख सकते हैं। हमें दीजिए इस वक्त इजाज़त। आदाब।